सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 और 20 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल वीडियो आ नहीं पाया था कुछ स्वास्थ्य कारणों की वजह से, तो इस वजह से देखा जाए तो आज हम 19 और 20 दोनों दिन के करंट अफेयर कवर करेंगे। यहाँ पर देखा जाए दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडिया एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई के साथ साथ आकाशवाणी और दैनिक भास्कर के महत्वपूर्ण इनपुट को कवर किया जाता है। ये क्लास आपकी आरओ परीक्षा के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। जैसा कि आप सब जानते हैं आरओ की परीक्षा जो है वो 27 जुलाई को प्रस्तावित है। ठीक है, 27 जुलाई को प्रस्तावित है और 30 जून तक के करंट अफेयर आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक, 30 जून तक के करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इवन हमारा सिर्फ आरओ का एग्जाम तो है नहीं, आगे यूपी पीसीएस का भी है, बीपीएससी का भी है, तो सबके लिए हमको करंट अफेयर पढ़ना ही है पढ़ना। ठीक है, तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो डेली करंट अफेयर की क्लास आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यहाँ पर हम लोग 19 और 20 तारीख के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उनको कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आकाशवाणी का इनपुट है। यहाँ देखा जाए आज 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जा रहा है। यानी कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 20 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, देखा जाए तो पूरे विश्व में शरणार्थियों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने इसे अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता दी है। देखा जाए यह दिवस उन लोगों के साहस और शक्ति का सम्मान करता है जिन्हें किसी संघर्ष या यातना के कारण स्वदेश छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था। और इस बार का थीम क्या है? इस वर्ष का थीम है शरणार्थियों के साथ एकजुटता। ठीक है, शरणार्थियों के साथ एकजुटता इस वर्ष का थीम है, विश्व शरणार्थी दिवस का। परीक्षा में आपसे पूछ ले आ सकता है। जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, एक तरफ दिवस देगा, दूसरी तरफ सूची दे देगा थीम का। ठीक, पहले क्या होता था, डायरेक्ट पूछा जाता था कि आपने एक दिवस मतलब दिवस सारे रट लिए, फिर कोई एक दिवस पूछा, उसका थीम पूछा, टिक किया, काम हो गया। अब सूची भी दे सकता है, कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, या सूची एक को सूची बी से सुमेलित करिए, या उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं, ये सभी पूछे जा सकते हैं। तो आपको हर तरीके से तैयार रहना होगा। याद रखना, शरणार्थियों के साथ एकजुटता इस बार का जो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया 20 जून को, उसका थीम था। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर ले संघर्षजन्य यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस। ठीक है, चर्चा करें यहां पर। हर साल 19 जून को वैश्विक समुदाय संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाता है, जो युद्ध के हथियार के रूप में यौन हिंसा के भयानक उपयोग का एक गंभीर याद दिलाता है। देखा जाए इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेशन इन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, जैसे कहीं पर युद्ध वगैरह होता है तो आप जानते ही हैं कि वहां पर यौन हिंसा भी बहुत होती है। ठीक है, यौन हिंसा भी बहुत ज्यादा होती है। जो दुश्मन देश के सैनिक होते हैं उस देश में घुसते हैं, फिर महिलाओं के साथ छेड़खानी और अन्य जो यौन हिंसा होती है वो सब घटनाएं होती हैं, घटित होती हैं। तो उन्हीं चीजों को देखा जाए उनके उन्मूलन के लिए एक यूएन के द्वारा डेडिकेटेड दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस हर साल 19 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इस बार का थीम क्या है? इस वर्ष का थीम क्या है? ब्रेकिंग द साइकिल, हीलिंग द स्कार्स। ठीक है, एड्रेसिंग द इंटरजनरेशनल इफेक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेशन इस बार का थीम है। बड़ा लंबा सा थीम है, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना होगा, ब्रेकिंग द साइकिल, हीलिंग द स्कार्स। ठीक है, इतना याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। चलिए आगे बात करें। जेंडर बजटिंग पर पहला राष्ट्रीय परामर्श सम्मेलन आयोजित किया गया। अब जेंडर बजटिंग पर पहला राष्ट्रीय परामर्श सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? आपकी परीक्षा के लिए यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए नई दिल्ली के विज्ञान भवन में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जेंडर बजटिंग पर पहला राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया। ठीक है, पहला राष्ट्रीय परामर्श सम्मेलन जो था इसका आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल को लॉन्च किया। ठीक है, जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अन्नपूर्णा देवी के द्वारा लॉन्च किया गया, जो हमारी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। और इन्हीं के द्वारा देखा जाए नई दिल्ली का जो विज्ञान भवन था, यहाँ पर पहला जेंडर बजटिंग पर राष्ट्रीय परामर्श सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए बात कर ले। अपनी तरह के इस पहले परामर्श सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सभी क्षेत्रों में लैंगिक बजट प्रक्रिया को मजबूत बनाने के उपायों पर विचार विमर्श करना, केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्यों द्वारा अपनी विशिष्ट योजनाओं के तहत लैंगिक बजट पे की गई पहलों को अच्छे तरीके से साझा करना था। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो जो विभिन्न मंत्रालय हैं, विभाग हैं, विभिन्न राज्य हैं, उनके द्वारा अपनी विशिष्ट योजनाओं के तहत जो लैंगिक बजट होता है, ठीक है, जो जेंडर बजट होता है, उस पे किस प्रकार से महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उन सारी चीजों पर फोकस करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक, चलिए आगे बात करें। आधिकारिक रूप से वर्ष 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है। ठीक, याद रखिएगा, यूएन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के द्वारा, यूएनजीए के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा देखा जाए
तो वर्ष 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। चर्चा कर लेते हैं, ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, पूछा भी जा सकता है, क्योंकि ऐसे दिवस आपसे परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, जैसे 2023 का वर्ष था, उसको मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया था, और 2025 का वर्ष है कैमेलाइट का वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, तो वैसे ही देखा जाए 2026 का पूछ सकता है आपसे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक रूप से वर्ष 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। इस निर्णय का उद्देश्य वैश्विक कृषि क्षेत्र में महिलाओं के अदृश्य परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देना है, उनकी चुनौतियों पर प्रकाश डालना और कृषि क्षेत्र में लिंग समानता को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, देखा जाए तो भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए यह घोषणा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां लगभग 80% आर्थिक रूप से सक्रिय महिलाएं कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं, परंतु केवल 8.3% महिलाओं के पास ही कृषि भूमि का स्वामित्व है। मतलब भारत में देखा जाए जो महिलाएं सक्रिय रूप से भागीदार हैं श्रम बल में, उनमें 80% महिलाएं ऐसी हैं जो सक्रिय रूप से कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं, लेकिन सिर्फ 8.3% महिलाएं ही हैं ऐसी जिनके पास कृषि भूमि का स्वामित्व है, मतलब अपने जमीन का मालिकाना हक है। ठीक है, इस प्रकार देखा जाए यह वर्ष नीति निर्माताओं, विकास संगठनों और समाज के लिए महिला किसानों को सशक्त करने का एक अवसर भी प्रदान करता है। ठीक, तो ये पॉइंट याद रख सकते हैं आप कि अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया या कब मनाया जाएगा, तो ये 2026 में सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, जो पूरा 2026 का साल है वो बेसिकली डेडिकेटेड है जो फीमेल फार्मर्स हैं उनको। ठीक है, चलो आगे बात कर ले। देश को मिला पहला शैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस अर्नाला। आईएनएस अर्नाला के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं, अब इसको डीकमीशन यहाँ पर देखा जाए कमीशन कर दिया गया है, तो कमीशन कर दिया गया है, इस वजह से फिर से चर्चा में रहा, तो चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए आईएनएस अर्नाला जो था ये 8 मई को भारतीय नौसेना को सौंपा गया था और 18 जून को इसकी कमीशनिंग सेरेमनी हुई है। ठीक है, 18 जून को इसकी कमीशनिंग सेरेमनी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो में। देश के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस अर्नाला नेवी में शामिल हुआ है। इसे विशाखापत्तनम के नेवल डकयार्ड में कमीशन किया गया। कहां पर कमीशन किया गया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो विशाखापत्तनम के नेवल डकयार्ड में इसको कमीशन किया गया है। ठीक है, चलो कार्यक्रम के चीफ गेस्ट के तौर पर कौन सम्मिलित हुए? कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर देखा जाए तो सीडीएस जनरल अनिल चौहान, ठीक है, अनिल चौहान यहाँ पर मौजूद रहे। और महाराष्ट्र के बसई में देखा जाए तो ऐतिहासिक जो अर्नाला किला है ना, अर्नाला किला, उसी के नाम पर इसको आईएनएस अर्नाला नाम दिया गया है। ठीक है, याद रखना, महाराष्ट्र के बसई में, महाराष्ट्र के बसई में पड़ता है अर्नाला किला, एक किले के नाम पर इसका नाम दिया गया है। ठीक, आईएनएस अर्नाला। चलिए आगे हम बात करें, टॉम क्रूज को मिलेगा ऑनररी ऑस्कर पुरस्कार। ऑनररी ऑस्कर पुरस्कार से ये सम्मानित किए जाएंगे, चर्चा कर लेते हैं। टॉम क्रूज को 16वें गवर्नर्स अवार्ड्स में 2025 में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज द्वारा ऑनररी ऑस्कर से सम्मानित किया जाएगा। देखा जाए ऑनररी ऑस्कर पुरस्कार टॉम क्रूज को 4 दशकों से अधिक के फिल्म करियर और सिनेमा में उनके योगदान के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, लगभग 40 सालों से ये फिल्मी करियर, 40 सालों के फिल्मी करियर को सम्मानित करते हुए ऑनररी ऑस्कर पुरस्कार टॉम क्रूज को इस बार प्रदान किया जाएगा। यहां देखा जाए ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्हें सिनेमा जगत में असाधारण योगदान के बावजूद ऑस्कर नहीं मिला। मतलब सिनेमा जगत में इन्होंने असाधारण योगदान तो किया, लेकिन उसके बावजूद भी इनको ऑस्कर पुरस्कार, ऐसे लोग जिनको नहीं मिला है उनको ऑनररी ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, देखा जाए टॉम क्रूज बॉर्न ऑन द 4th of जुलाई, जेरी मैगवायर और मैग्लेनिया के लिए 3 बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं। 3 बार नॉमिनेट हो चुके हैं, पर एक बार भी इनको ऑस्कर पुरस्कार नहीं मिला है अभी तक। ठीक है, देखा जाए टॉम क्रूज के साथ 2025 में गवर्नर्स अवार्ड में म्यूजिक आइकॉन डॉली पार्टन, ठीक है, संगीत और फिल्म में योगदान देने के लिए, कोरियोग्राफर डेबी एलन को नृत्य और टेलीविजन में योगदान देने के लिए, तथा प्रोडक्शन डिजाइनर विन थॉमस को सेट डिजाइन में योगदान देने के लिए या ऑनररी ऑस्कर से सम्मानित किया जाएगा। यानी कि टोटल 3 लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, टोटल 3 लोग हैं यहाँ पर, डॉली पार्टन, फिर उसके बाद डेबी एलन और विन थॉमस, साथ साथ में टॉम क्रूज। ठीक है, टॉम क्रूज को लेकर टोटल 3 लोग यहाँ पर हैं, जिनको टॉम क्रूज 1 और 3 अन्य, ठीक, टोटल मिलाएंगे तो 4 लोग हैं जिनको ऑनररी ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो टॉम क्रूज का तो आपका पता ही है, टॉम क्रूज के साथ किसको किसको दिया गया, इनका नाम आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलो देखा जाए 1 साल के लिए 3000 रुपए में फास्टैग, जो फास्टैग है, फास्टैग के लिए नए यहाँ पर देखा जाए पास सरकार के द्वारा घोषणा की गई है, नए पासों की घोषणा की गई है, और महत्वपूर्ण घोषणा आपकी परीक्षा में पूछ सकता है।
ठीक है, संभावित प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। देखा जाए तो 18 जून को केंद्र सरकार ने फास्टैग के लिए एनुअल पास की शुरुआत की है। एनुअल पास की कीमत कितनी रखी गई है? 3,000 रुपए होगी और 15 अगस्त से ये पास मिलने भी लगेंगे। यहाँ देखा जाए तो एनुअल पास एक्टिवेशन की तारीख से 1 साल या 200 यात्राओं तक जो भी पहले हो वैध रहेगा। ठीक है, जो पास आपको मिलेगा तो उस पास से आप 200 यात्राएं कर सकते हैं। ठीक है, चलो, ये पास नॉन कमर्शियल गाड़ियों जैसे कार, जीप, वैन आदि के लिए है। जो नॉन कमर्शियल गाड़ियां है ये पास सिर्फ उन्हीं के लिए वैलिड है। ठीक, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नॉन कमर्शियल वैन के लिए, जैसे कार, जीप, वैन होती हैं उनके लिए वैलिड है, सबके लिए नहीं है। कमर्शियल वैन के लिए तो रूल अलग है। ठीक, चलो आगे बात करें। ईरान का इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान। अभी तक क्या हुआ था, जो जंग चल रहा था, मतलब फायरिंग दोनों तरफ से चल रही थी लेकिन जंग का ऐलान नहीं हुआ था। लेकिन 18 जून को क्या हुआ, ठीक है, 13 जून से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था दोनों देशों के बीच, लेकिन दोनों देशों के द्वारा जंग का ऐलान नहीं किया गया था। 18 जून को, ठीक है, 18 जून को देखा जाए तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खुमैनी, उनके द्वारा जंग का ऐलान कर दिया गया इजराइल के खिलाफ। ठीक है, तो यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। 18 जून को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी ने इजराइल के खिलाफ देखा जाए जंग का ऐलान किया है। यहां देखा जाए 13 जून को इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के लिए उसके परमाणु ठिकाने, मिलिट्री बेस और तेल गैस डिपो पर हवाई हमले शुरू किए थे, जिन्हें ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम दिया था ईरान ने। ठीक है, याद रखना, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। ऐसे ही जब ईरान और हमास के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था तो देखा जाए सबसे पहले हमास ने इजराइल पर अटैक किया और उसको नाम दिया ऑपरेशन अल अस्का। यहां पर देखा जाए 3-4 ऑपरेशन के नाम आपको पता चल जाएंगे। ऑपरेशन अल अक्सा, ऑपरेशन अल अक्सा, ये हमास ने जब अटैक किया इजराइल पर। ठीक है, फिर देखा जाए इजराइल ने जब रिटेलिएट किया तो क्या नाम दिया उसको? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड नाम दिया। फिर उसके बाद जब युद्ध चल रहा था तो भारत के द्वारा इजराइल से अपने जो नागरिक थे उनको बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय। ठीक है, तो ये 3 ऑपरेशन ये हो गए। चौथा ऑपरेशन यहां पर देखा जाए ईरान के खिलाफ इजराइल ने चलाया है, ऑपरेशन राइजिंग लायन। अब ऑपरेशन राइजिंग लायन जब इजराइल ने स्टार्ट किया ईरान के खिलाफ, तो ईरान ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। नाम क्या दिया उसका? ऑपरेशन टू प्रॉमिस, ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 इसका नाम था। इसके पहले ऑपरेशन 1, ऑपरेशन 2, अब ये ऑपरेशन 3 है। ठीक है, जो ऑपरेशन टू प्रॉमिस है ये ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 है ये। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए इसके तहत 100 से 150 बैलिस्टिक मिसाइलें तथा ड्रोन हमले भी इजराइल पर किए गए ईरान के द्वारा। इसी स्थिति में देखा जाए भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया। भारत सरकार के द्वारा छात्रों को ईरान व इजराइल से बाहर निकालने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है? ऑपरेशन सिंधु। तो यहाँ पे आपको 6 ऑपरेशन के बारे में पता चल गया। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, फिर ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 और ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, तो यहां पर आपको 6 ऑपरेशन के बारे में पता चल गया। इन 6 ऑपरेशन को आप याद रखिएगा। ऑपरेशन अल अस्का, हमास के द्वारा इजराइल पर जब अटैक किया गया। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, देखा जाए तो इजराइल ने जब वापस से अटैक किया हमास पर। फिर उसके बाद भारत के द्वारा ऑपरेशन अजय चलाया गया। फिर ईरान पर हमला करने के लिए देखा जाए तो राइजिंग लॉयन, ठीक है, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन ईरान ने चलाया। और इसके जवाबी कार्रवाई में देखा जाए तो ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 ये ईरान के द्वारा चलाया गया। और दोनों के बीच जब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो भारत के द्वारा अपने नागरिकों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलो आगे हम बात करें। अगली खबर क्या है? क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में देखा जाए जो क्वाक्रेली साइमंड्स है, ठीक है, उसके द्वारा जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की जाती है उनमें देखा जाए तो रिकॉर्ड 54 भारतीय संस्थानों ने अपनी जगह बनाई है। ठीक है, यहां पर देखें क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2026 में
भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। देखा जाए इस बार रैंकिंग में देश के 54 संस्थानों ने जगह बनाई है, इनमें 12 आईआईटी हैं। ठीक है, इन 54 संस्थानों में 12 आईआईटी शामिल है। आईआईटी दिल्ली ने बड़ी छलांग लगाते हुए 123वीं रैंक हासिल की है। कौन सी? 123वीं रैंक आईआईटी दिल्ली ने हासिल की है यहाँ पर। ठीक है, देखा जाए 2025 में उसने 150वां स्थान हासिल किया था और 10 साल पहले यानी 2015 में क्यूएस रैंकिंग में सिर्फ 11 भारतीय संस्थान ही शामिल थे। 2015 की बात कर ले तो 2015 में जो क्यूएस रैंकिंग जारी की गई थी सिर्फ 11 भारतीय संस्थान शामिल थे, और 2025 में देखें तो 2025 में अब संख्या कितनी हो गई है? अब संख्या हो गई है 54। और इन 54 में कितने आईआईटी शामिल है? इन 54 में 12 आईआईटी। ठीक है, इन 54 में 12 आईआईटी भी शामिल है। ठीक है, यहां देखा जाए सबसे ज्यादा किस देश के संस्थान शामिल है जो क्यूएस रैंकिंग जारी की गई है संस्थानों की? 192 संस्थान शामिल है। कहाँ के? अमेरिका के। दूसरा नंबर है इंग्लैंड का। ठीक है, दूसरा नंबर इंग्लैंड का है, यूनाइटेड किंगडम का है। तीसरा स्थान है चीन का और चौथा स्थान है इंडिया का। यहाँ इंग्लैंड के कितने? 90, चीन के 72 72, और बाद में इस रैंकिंग में सबसे अधिक देखा जाए 54 भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर शीर्ष भारतीय संस्थानों के बारे में जान लेते हैं। शीर्ष भारतीय संस्थान कौन कौन से हैं? आईआईटी दिल्ली 123वीं रैंक पर रखी गई है। आईआईटी बॉम्बे को देखा जाए तो 129वां स्थान मिला है। आईआईटी मद्रास को देखें तो 180वां स्थान मिला है। आईआईटी खड़गपुर को देखें तो 205वां, और आईआईएससी बेंगलुरु, ठीक है, आईआईएससी बेंगलुरु को देखा जाए तो क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है 2026 की जो रैंकिंग है उसमें 219वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, चलो ये महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए, यहां से सवाल बन सकता है। आगे हम बात करें कनाडा उच्चायुक्त। ठीक है, एक सेकेंड, यहां पर देखा जाए जो कनाडा उच्चायोग है, ठीक, कनाडा का जो उच्चायोग है वहां पर अगले उच्चायुक्त तो हो सकते हैं दिनेश पटनायक। ठीक है, दिनेश के पटनायक जो है ये अगले उच्चायुक्त तो वहां पर हो सकते हैं। ठीक, चर्चा कर ले। राजनयिक दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त होने की संभावना है। 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, ठीक है, के पटनायक जो है वर्तमान में स्पेन में भारत के राजदूत हैं। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए दिनेश पटनायक वर्तमान में कहाँ पर? स्पेन में भारत के राजदूत हैं, और संभावना है कि ये कनाडा में भारत के उच्चायुक्त तो हो जाए। क्यों हो जाए? ठीक है, देखा जाए तो भारत और जो हरदीप सिंह निज्जर वाला मामला चल रहा था, ठीक है, तो भारत ने अपने डिप्लोमेट जो थे वापस बुला लिए, कनाडा ने अपने डिप्लोमेट वापस बुला लिए, और अब जब वापस G7 समिट के लिए मोदी जी गए हुए थे, G7 समिट के लिए मोदी जी गए हुए थे कनाडा, ठीक है, तो उसके बाद दोनों देशों के जो रिलेशन है वो इम्प्रूव कर रहे हैं, और उसी इम्प्रूव की दिशा में देखा जाए तो जो उच्चायुक्त होते थे एक दूसरे देशों में, तो वापस से जो रिश्ते थे उनको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। उसी कड़ी में देखा जाए तो यहाँ पर जो दिनेश के पटनायक हैं ये कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त हो सकते हैं। यहाँ देखा जाए स्पेन में पटनायक के स्थान पर जयंत खोब्रागडे, ठीक है, जो जयंत खोब्रागडे है इनकी जगह पर तैनात किए जाने की संभावना है। ठीक है, यहाँ पर जयंत खोब्रागडे को तैनात किया जाएगा स्पेन में। और खोब्रागडे वर्तमान में देखा जाए तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों संगठन जो आसियान संगठन है वहां पर भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत है। ठीक, तो यहाँ पर स्पेन के जो वर्तमान राजदूत है दिनेश के पटनायक, इनको कनाडा का राजदूत बना दिया जाएगा, और जयंत खोब्रागडे को स्पेन का, देखा जाए तो स्पेन में भारत का नया राजदूत नामित कर दिया जाएगा। चलिए आगे हम बात करें संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 8वें संस्करण फ्रांस में शुरू। यहाँ पर संयुक्त सैन्य अभ्यास जो शक्ति है, शक्ति अभ्यास किसके किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच। ठीक, भारत और फ्रांस के बीच किया जाता है। चर्चा कर ले। 18 जून को भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 8वां संस्करण फ्रांस में शुरू हुआ है। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति फ्रांस के ला कैवलारी में स्थित कैंप जो लॉर्जेक है, ठीक है, कैंप लॉर्जेक है, यहीं पर शुरू हो रहा है। ठीक है, चलिए देखा जाए तो संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 1 जुलाई तक चलेगा, यानी कि ये 18 जून को शुरू हुआ है और 1 जुलाई तक ये चलेगा, और इसमें दोनों देशों के 90 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, अभ्यास शक्ति भारत और फ्रांस के बीच होने वाले द्विवार्षिक, हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। याद रखना, जो शक्ति अभ्यास है ये द्विवार्षिक है, ये हर वर्ष नहीं आयोजित किया जाता है। परीक्षा वहां से जब 2 कथन वाले सवाल पूछते हैं ना, 2 कथन वाले सवाल, और युद्ध अभ्यास यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया 2024 में, तो यहां से संबंधित सवाल अगर कथन में बना के पूछे तो याद रखना कि ये द्विवार्षिक है। ठीक है, ये प्रतिवर्ष नहीं होता है, शक्ति अभ्यास 2 साल पे होता है।
आगे चर्चा कर ले इसकी शुरुआत जो हुई थी, कब हुई थी, इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी और ये भारत और फ्रांस में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। यहाँ चर्चा कर ले इसका पिछला संस्करण यानी कि 7वां संस्करण जो हुआ था वो मई 2024 में मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो शक्ति जो अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच होता है, इस बार 8वां संस्करण फ्रांस में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, ये हर 2 साल पर आयोजित किया जाता है और सबसे खास बात यह है कि इसका 8वां संस्करण जो था ये मई 2024 में मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था। चलिए यहां पर देखा जाए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से सवाल बन सकता है आपकी परीक्षा में। हिंदी में पार्वती तिर्की, ठीक है, को युवा और सुशील शुक्ला को बाल साहित्य पुरस्कार, ठीक, यहां पर देखा जाए युवा साहित्य पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। हिंदी के लिए जो पार्वती तिर्की है, पार्वती तिर्की, इनको देखा जाए यहाँ पर युवा साहित्य पुरस्कार से नवाजा जाएगा और बाल साहित्य पुरस्कार से सुशील शुक्ल को नवाजा जाएगा। ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ की शायद रहने वाली है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखा जाए देश की प्रतिष्ठित साहित्य संस्था साहित्य अकेडमी ने वर्ष 2025 के लिए युवा साहित्य पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। यहाँ बात कर ले, यह निर्णय साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष माधव कौशिक की अध्यक्षता में कार्यकारी मंडल की बैठक में लिया गया है। इस बैठक में 23 भाषाओं के युवा रचनाकारों को और 24 भाषाओं के बाल साहित्यकारों को सम्मानित करने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, यहाँ पर 23 भाषाओं के जो युवा रचनाकार है उनको तथा 24 भाषाओं के जो बाल साहित्यकार है उनको सम्मानित किया जाएगा। यहाँ देखा जाए जो युवा सम्मान है उसमें जो डोगरी भाषा है, डोगरी भाषा का युवा पुरस्कार बाद में घोषित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि डोगरी भाषा का सम्मान अभी घोषित नहीं किया गया है। हिंदी में युवा साहित्य पुरस्कार झारखंड की, छत्तीसगढ़ की नहीं है, झारखंड की है, झारखंड की पार्वती तिर्की को उनकी कविता संग्रह, नाम क्या है, फिर उगना, कविता संग्रह है फिर उगना, फिर उगना के लिए देखा जाए तो पार्वती तिर्की को युवा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और वहीं पर बात कर ले हिंदी में बाल साहित्य पुरस्कार सुशील शुक्ल को लघु कथा संग्रह 1/12, ठीक है, 1/12 इनकी लघु कथा संग्रह है सुशील शुक्ल की, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये एमपी के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले, इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलो आगे बात कर ले अन्य भाषाओं के प्रमुख साहित्यकारों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। असमिया में देखा जाए तो युवा साहित्य पुरस्कारों की बात कर रहा हूँ। असमिया में सुप्रकाश भुइयां, इनकी देखा जाए तो कृतिका है कुंचियानामा, कुंचियानामा है, कहानी है ये। अंग्रेजी भाषा में अद्वैत कोट्टरी को दिया गया है सिद्धार्थ द बॉय हु बिकम द बुद्धा, ठीक है, ये उपन्यास है अंग्रेजी भाषा का। और आगे बात करें कोंकणी में किसको दिया गया है, कोंकणी में गांव गाथा एक कहानी है, इसके लिए गिलनिस डयास को दिया गया है। ठीक है, और संस्कृत में देखा जाए तो धीरज कुमार पांडे को दिया गया है पारिभाषिक शब्द स्वरस्यम, पारिभाषिक शब्द स्वरस्यम, ये वेदांत आलोचक है और इनको प्रदान किया गया धीरज कुमार पांडे को। ठीक है, तो संस्कृत भाषा, कोंकणी, अंग्रेजी और असमिया के बारे में मैंने बता दिया युवा साहित्य पुरस्कार। हिंदी का युवा साहित्य पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार, ये दोनों याद रखिए, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम बात कर लें, मराठी और हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता निर्देशक विवेक लागू का निधन हो गया है। यहाँ पर देखा जाए विवेक लागू जो थे ये हिंदी और मराठी के जाने माने अभिनेता और निर्देशक थे। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं। मराठी और हिंदी फिल्मों में जाने माने अभिनेता निर्देशक विवेक लागू का 19 जून को निधन हो गया। देखा जाए विवेक लागू अलग अलग शैलियों और भाषाओं में बने अनेक फिल्मों तथा टेलीविजन कार्यक्रमों का हिस्सा रहे हैं। उनकी फिल्मों में गोदावरी ने काय केले, अगली, व्हाट अबाउट सावरकर, ठीक है, व्हाट अबाउट सावरकर में भी काम किया है और 31 दिवस, इन फिल्मों में इन्होंने काम किया है। ठीक है, तो इनकी प्रमुख फिल्में भी आप देख लीजिए, गोदावरी ने काय केले, अगली, व्हाट अबाउट सावरकर, 31 दिवस। ठीक है, ये महत्वपूर्ण फिल्म है इनकी। चलिए आगे हम बात कर ले उत्तराखंड के देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन में विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ। ठीक है, यहाँ पर देखें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 20 जून यानी कि आज के दिन देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन का उद्घाटन किया गया। ठीक, परीक्षा में पूछ सकता है कि उत्तराखंड के किस जिले में राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन का उद्घाटन किया गया है, देहरादून में किया गया, याद रखना। ठीक है, देखा जाए तो गौरतलब है कि राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन जो है ये आम जनता के लिए 24 जून को खोले जाएंगे। इसके अतिरिक्त श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 132 एकड़ में विकसित होने वाले राष्ट्रपति पार्क की भी आधारशिला रखी गई है। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में राष्ट्रपति पार्क की आधारशिला निम्नलिखित में से किस राज्य में रखी गई है। ऑप्शन दे दे, उत्तराखंड, राजस्थान,
गुजरात, उत्तर प्रदेश। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दें, आप टिक कर दीजिएगा। उत्तराखंड में आधारशिला रखी गई है राष्ट्रपति पार्क की, 132 एकड़ में ये फैला होगा। ठीक है, और अगले 1 वर्ष में ये पूर्ण होकर जनता को समर्पित भी कर दिया जाएगा। चलिए आगे देखें, असद आलम सियाम ये बांग्लादेश के नए विदेश सचिव। असद आलम सियाम जो है, यहाँ पर देखा जाए बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार है उसके द्वारा देखा जाए सचिव असद आलम सियाम को देश का विदेश सचिव किया गया है। ठीक, ये देश के नए विदेश सचिव यानी बांग्लादेश के नए विदेश सचिव कौन बने हैं, परीक्षा में आपसे पूछ ले अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों में, तो असद आलम सियाम। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए भारत के जो पड़ोसी देश होते हैं उनमें जो प्रमुख नियुक्तियां हैं वो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए ये असद आलम सियाम है, ये अमेरिका और बांग्लादेश में, ठीक है, अमेरिका में बांग्लादेश के राजदूत के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, अमेरिका में बांग्लादेश के राजदूत भी रह चुके हैं। चलिए आगे हम बात कर ले यहाँ पर एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के बारे में। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन सकता है। देखा जाए तो विश्व आर्थिक मंच, सबसे पहले तो ये जान लो कि जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये जारी किया जाता है विश्व वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, WEF के द्वारा इसको जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ देखा जाए भारत विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा बदलाव सूचकांक में 71वें स्थान पर रहा। यानी कि भारत की रैंक क्या रही, भारत की रैंक जो 2025, ठीक है, 2025 में जो जारी की गई इसमें भारत की रैंक थी 71। और वहीं पर अगर हम बात कर लें पिछले साल 2024 के, 2024 में जो रैंक आई थी वो कितनी थी, 2024 में देखा जाए तो भारत था 63वें स्थान पर। ठीक, 63वें स्थान पर। जब कोई रैंक याद करो तो रैंक में 2-3 चीजें देख लो। सबसे पहले तो ये देखो कि रैंक में किसके द्वारा जारी की जाती है, भारत की रैंक क्या है, पहले स्थान पर कौन है। और यहाँ पर देखा जाए तो स्वीडन जो है, ठीक है, 118 देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर है। उसके बाद फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड है। ठीक है, स्वीडन टॉप पर है। फिर उसके बाद अगर क्रम से व्यवस्थित करने के लिए भी आ जाए तो आप व्यवस्थित कर देना कि फिनलैंड दूसरे पर, डेनमार्क तीसरे पर, नॉर्वे चौथे पर और स्विट्जरलैंड का 5वां स्थान है। ठीक है, और यहाँ पर एक खास बात ये बताई गई है कि विश्व आर्थिक मंच ने कहा है कि 2025 में 118 देशों में 77 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी स्थिति में सुधार किया है। ठीक, 118 में 77 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने अपनी स्थिति जो पहले की स्थिति थी उसमें सुधार की है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। चलिए आगे बात कर लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय को IGNCA, ठीक है, जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट है, इसमें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, IGNCA में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया और उसी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति भवन में जो पद्म भूषण वितरण अलंकरण समारोह था उसमें स्वास्थ्य कारणों से ये शामिल नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। प्रतिष्ठित पत्रकार और संस्कृति चिंतक श्री राम बहादुर राय को 18 जून 2025 को भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण औपचारिक रूप से प्रदान किया गया। यह देखा जाए यह विशेष समारोह दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कार्यालय में आयोजित किया गया। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पर अवस्थित है, ये दिल्ली में अवस्थित है। और यहीं पर देखा जाए तो राम बहादुर राय जो थे इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, जो भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, तो चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे, महत्वपूर्ण टॉपिक थे 19 और 20 जून के, उनको हमने कवर किया। अब आइए कुछ प्रश्न है आपके लिए जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न क्या है, 2025 में विश्व शरणार्थी दिवस, ठीक है, इसका थीम क्या है। एवरीवन हैज द राइट टू सीक सेफ्टी, टुगेदर फॉर पीस, शरणार्थियों के लिए एकजुटता, लीव नो वन बिहाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है 2025 में संघर्ष जन्य यौन हिंसा उन्मूलन अंतरराष्ट्रीय दिवस का थीम क्या है। प्रोटेक्ट वुमेन, प्रोटेक्ट नेशन, ब्रेकिंग द साइलेंस, ब्रेकिंग द साइकिल, हीलिंग द यहाँ पर स्कार्स, एंडिंग इम्प्यूनिटी। आगे देखें, तीसरा क्वेश्चन है जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल किसने लॉन्च किया है। निर्मला सीतारमण ने, अन्नपूर्णा देवी ने, स्मृति ईरानी ने या अनुराग ठाकुर ने। क्वेश्चन नंबर 4 है किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया, 2025, 26, 27 या 24 को। क्वेश्चन नंबर 5 है INS अरनाला किस प्रकार का पोत है। एयरक्राफ्ट कैरियर है, डिस्ट्रॉयर है, सेलो वाटरक्राफ्ट है या फ्रिगेट है। ठीक है, तो किस प्रकार का है ये आप बता सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि देखा जाए डिफेंस से रिलेटेड जो करंट अफेयर होते हैं वो भी खूब पूछे जाते हैं, तो पूछ सकता है INS अरनाला किस प्रकार का पोत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 2025 में हिंदी युवा साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसे मिला है। अद्वैत कोट्टारी को मिला है, पार्वती तिर्की को मिला है, सुशील शुक्ला को मिला है या धीरज पांडे को मिला है। तो बताइए
हिंदी युवा साहित्य अकादमी किसको मिला हुआ है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, टॉम क्रूज को 2025 में कौन से विशेष ऑस्कर मिलने वाले हैं? बेस्ट एक्टर का, ऑनररी ऑस्कर, लाइफ टाइम अचीवमेंट का, या डायरेक्टर्स गिल्ड अवार्ड? कौन सा ऑस्कर मिलने वाला है, या बताइए कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में घोषित फास्टैग एनुअल पास की वैधता कितनी यात्राओं या समय तक होगी? 1 वर्ष 100 यात्राएं, 6 माह 200 यात्राएं, 1 वर्ष 200 यात्राएं, या 2 वर्ष असीमित यात्राएं? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2026 में भारत की शीर्ष स्थान किस संस्था को हासिल किया है? किस संस्था ने हासिल किया है? आईआईटी बॉम्बे ने, आईआईटी दिल्ली ने, आईआईएससी बेंगलुरु ने, या आईआईटी मद्रास ने? कौन सी संस्था जिसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत सरकार द्वारा ईरान इजराइल संकट में छात्रों को लाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? ऑपरेशन वापसी, ऑपरेशन तिरंगा, ऑपरेशन सिंधु, या ऑपरेशन प्रवासी? ठीक है। तो यहां पर 4 ऑपरेशन है, इन चारों ऑपरेशन में से कौन सा ऑपरेशन सही है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक। तो आज अपने इस आधे घंटे के वीडियो में आपसे 10 सवाल पूछे गए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई, और इस क्लास की पीडीएफ पीपीटी प्राप्त करने के लिए आप हमारा जो मंथली पैकेज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा, जहां से आप डेली 10 MCQ का टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है। देखा जाए तो आपको वहां पर प्रतिदिन क्लास पीपीटी मिल जाती है, प्रतिदिन क्लास पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है, प्रिंटेबल। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। प्रतिदिन देखा जाए तो 10 MCQ का ऑनलाइन टेस्ट होता है, और ये टेस्ट होता है हमारे ऐप पर ही। ठीक है। फिर उसके बाद देखा जाए तो महीने के एंड में कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है पूरे महीने की। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है, और यहाँ पर देखा जाए तो 100 MCQ का एक टेस्ट होता है, 100 MCQ का एक यहाँ पर देखा जाए फुल टेस्ट होता है ऐप पर ही। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, और ये सारी सुविधाएं आपको जो मिलती हैं, ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं सिर्फ 25 रुपये में। ये 25 रुपये आप हमारे ऐप पर जाके आप इनरोल कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, जाना है वेबसाइट पर, गूगल खोलिए और यहाँ पर सर्च करिए घटना चक्र। घटना चक्र आप सर्च करेंगे, ओपन करिए। ओपन करने के बाद आप जाइए सीधे सीधे वीडियो लेक्चर का सेक्शन ओपन करिए, और वीडियो लेक्चर का सेक्शन ओपन करने के बाद यहाँ से आप जाके जून महीने का पैकेज दिख रहा है, जून महीने के पैकेज में आप खुद को इनरोल कर सकते हैं। ठीक। वीडियो है, पीडीएफ है, टेस्ट है, पहला डेमो के तौर पर है। आप जाइए, 1 जून का 2 जून का यहाँ डेमो लगा हुआ है, देख सकते हैं। उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है। लोगों का रिव्यू जाइए, देखिए, रिव्यू देखने के बाद जैसा आपको समझ में आप परचेज करना चाहे तो उसको परचेज कर सकते हैं। बहुत ही देखा जाए तो बेहतरीन चीज़ यहाँ पर कंटेंट आपको डेली प्रोवाइड करने का प्रयास किया जाता है। डेली न्यूज़पेपर बेस्ड जो महत्वपूर्ण खबरें होती हैं, क्योंकि हर किसी के लिए संभव नहीं है कि वो एक दिन में बैठ के 3-4 न्यूज़पेपर पढ़ ले, लेकिन आपके लिए यहाँ पर देखा जाए संस्था के द्वारा 3-4 न्यूज़पेपर की महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ समाहित संकलित करके एक साथ प्रेजेंट करने का प्रयास किया जाता है। आप चाहें तो आप इस पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से डेली क्लास पीडीएफ पीपीटी प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं विदा लेता हूं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।